हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते क्या हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में वो ये है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक वे ऑफ रिकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हम किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं वो एक तरीका है रिकॉर्ड करने का। तो हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो तरीके होते हैं, या तो आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर लो या फिर अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लो। ये दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स हमारे हमारे सिलेबस में हमें गिवन है। तो हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं आगे, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप एंड में खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा बेसिस अकाउंटिंग में आपको यूज़ करना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक एक करके दोनों अकाउंटिंग्स को समझते हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा फर्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ये मतलब होता है इसमें जो भी ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होते हैं उन ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर आप फॉलो कर रहे हो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हो। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आप वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे या तो जिसमें आपको कैश मिला है या फिर आपने किसी पर्सन को कैश पेमेंट करी है। समझ में आया? ओके, तो समझ में आया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो आप इस अकाउंटिंग को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग फॉलो करने से पहले आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए इसके एडवांटेजेस को सबसे पहले समझते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो बहुत ही इजी मेथड होता है, इसमें ज़्यादा केओस नहीं होती। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ समझना नहीं पड़ता। जो पैसा मिला वो आपको रिकॉर्ड कर देना होता है, जो पैसा गया वो आपको रिकॉर्ड कर देना होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो आपको किस ईयर में मिला है, इस ईयर में मिला है या पिछले ईयर में मिला है या या एडवांस में आपको अगले साल का मिल गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कैश मिला है या कैश गया है तो आप इसको रिकॉर्ड कर देते हो ईजिली। तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है और ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है सूटेबल फॉर बिजनेस वेयर मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस आर इन कैश। तो अगर आपकी एक स्मॉल फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर ऐसी फर्म है जहाँ पे जनरली सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, तो ये उन बिजनेस के लिए, उन स्मॉल बिजनेसेस के लिए या जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस अगर कैश में होते हैं तो आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये उन्हीं बिजनेस के लिए, उन बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेसिस है जिसमें मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। थर्ड एडवांटेज है नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस का मतलब होता है इसमें कुछ ज़्यादा हम कह सकते हैं, आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम्स वगैरह होते हैं। लोग अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी हेरा फेरी कर देते हैं अकाउंट्स में। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि पर्सनल बायसनेस नहीं होती, लोग यहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा सकते इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे ज़्यादा, तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल बायसनेस। लोग अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए यहाँ पे हेरा फेरी में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 इसके एडवांटेज हैं। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है वो है नॉट बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट। आपने मैचिंग कंसेप्ट में पढ़ा था पहले कि मैचिंग कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जिसमें सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इस ईयर के हैं। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपको बस सिर्फ इतना देखना होता है कि आपको पैसा कैश में मिला है कि नहीं, या आपने अगर कैश में पैसा दिया है कि नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस ईयर का है, पिछले ईयर का है या आपको आने वाले ईयर का एडवांस में मिल चुका है। तो यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता, आप किसी भी ईयर का यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये किसका डिसएडवांटेज है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड इन दिस अकाउंट। ओके, सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट इज नॉट एबल टू एसर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली अगर मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा तो हम इस ईयर का प्रॉफिट और लॉस ढंग से कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छे से प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें सिर्फ इस ईयर के ट्रांजेक्शन्स चाहिए होते हैं। तो इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके हम अच्छे से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट थर्ड डिसएडवांटेज है वो है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 इस वाले अकाउंटिंग को मंजूरी नहीं देती है। वो कहती है कि अगर आपको करना है करो, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो इस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर सकती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स इनको फॉलो कर सकते हैं, जिनके अकाउंट्स हम कह सकते हैं बाहर पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज किए जाते हैं, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनीज एक्ट इसको बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देता है। समझ में आया? तो ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज। तो समझ में आया आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। ओके, नेक्स्ट अब हम सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड, इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि दो टाइप्स के आपके पास यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। सेकंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास है वो है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, इसमें कैश वाले ट्रांजैक्शन और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन, ठीक है, दोनों ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ इस ईयर की। समझ में आया? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो भी सिर्फ इस ईयर की। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर दिस बेसिस इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल और सर्विस इज मेड और रेंडर्ड रिस्पेक्टिवली रादर देन कैश इज रिसीव्ड। समझ में आया? तो इस बेसिस के हिसाब से क्या तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला है। अगर सेल या सर्विस इस ईयर की है तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब अगर सेल या सर्विस अगर आपने क्रेडिट में भी इस ईयर की करी है तो भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। कैश में करिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस ईयर की आपने क्रेडिट में भी करी है, अगर आपने सेल और सर्विस कर दी है और भले ही आपको पैसा नहीं मिला है तब भी आप इसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, एज पर दिस बेसिस ऑफ अकाउंट, एज पर दिस बेसिस इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है इनकम इज रिकॉर्डेड। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल और सर्विस इज मेड। जब सेल या सर्विस हम करते हैं और सेल या सर्विस करते हैं, ठीक है, या फिर सेल हम करते हैं या फिर सर्विस अगर हमने दी है रिस्पेक्टिवली, रादर देन कैश इज रिसीव्ड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैश हमें मिला है या नहीं मिला है। समझ में आया अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस, फिर आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको अकाउंटिंग में कौन सा बेसिस फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है मोर साइंटिफिक, सो फॉलोड बाय ऑल द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भले अक्रूवल बेसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आप सिर्फ इसी ईयर अच्छे से प्रॉफिट निकालने के लिए आप सिर्फ इसी ईयर का रिकॉर्ड करते हो, तो एक ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है। सारे अकाउंटेंट्स इसको फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सारे अकाउंटेंट्स इस अक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉलोज प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग। ऑब्वियसली मैंने बताया इसमें सिर्फ मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, इसी ईयर का हम रिकॉर्ड करते हैं चाहे हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो। तो यही अक्रूवल कंसेप्ट भी बोलता है और ये बिल्कुल अच्छे से मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट थर्ड क्या गिवन है, डेपिक्ट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस। तो एकदम सही ट्रू प्रॉफिट या लॉस हमें कौन सा अकाउंटिंग निकाल के देता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकाल के देता है। नेक्स्ट फोर्थ एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल के देगा, देखो मैचिंग कंसेप्ट फॉलो कर रहा है तो हम सिर्फ इसी ईयर का रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट में हो या कैश में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सिर्फ इसी ईयर का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छे से हमें प्रॉफिट या लॉस अच्छे से इस ईयर का हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन प्रॉपर कंपैरिजन। ऑब्वियसली इस ईयर का अच्छे से अगर हमें प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा तो हम पिछले ईयर्स का, आने वाले ईयर्स का, उनके साथ भी अपना प्रॉफिट और लॉस कंपेयर कर पाएंगे, और भी बाहर जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके भी साथ हम अच्छे से अपना ग्रोथ कंपेयर कर पाएंगे और देख पाएंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ। ओके, तो ये हमारे एडवांटेजेस कंप्लीट हुई। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। ऑब्वियसली इसमें इतना ज़्यादा थोड़ा सा क्योटिक यहाँ पे होता है, क्योंकि हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी निकालना होता है, कैश ट्रांजैक्शंस को भी निकालना होता है, और फिर हमें ये भी देखना होता है कि वो इस ईयर के हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना इसको और उसको अप्लाई करना, तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ईजी नहीं है, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है।
सेकंड क्या होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू वेरियस एडजस्टमेंट्स। इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमें क्योंकि इस साल का ही निकालना होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो कि हमें सीखने होते हैं। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड, रिक्वायर्स पर्सनल जजमेंट बाय ऑफ अकाउंटेंट्स मैनेजर्स। ऑब्वियसली ये कोई एक लेमैन नहीं कर सकता है, इसमें आपको अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हाई प्रोफेशनल मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्होंने अच्छे से इसके एडजस्टमेंट्स को सीखा है, इनको अप्लाई करना सीखा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जजमेंट की ज़रूरत होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कोई एक लेमैन भी कर सकता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अच्छे से एक अकाउंटेंट या मैनेजर की पर्सनल जजमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज है। ओके, तो ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।